Hi everyone, welcome to अभिमन्यु IAS. My name is रोहित गर्चा and this is UPSC फास्ट ट्रैक. एक ऐसी वीडियो जहां पे हम लोग एक वीडियो के अंदर लास्ट 1 वीक में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उसको हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ, इफ यू वांट दैट डॉक्यूमेंट, आपको रिवीजन वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको लिंक में टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. आप वहां पे जाइए, टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये प्लस हमारी जो और हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं. वो पर्टिकुलर जो आपका टेलीग्राम का चैनल है उसको मैं ही रन करता हूँ, उसके ऊपर कुछ भी इररेलेवेंट नहीं डलता बच्चे, राइट? टू द पॉइंट बात होती है. और यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक तरीके से हम लोग शुरू करते हैं. प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहा बच्चे वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक अफेयर्स में देखते हैं. इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर हमारा एक जो पहली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कि नेशनल फार्मर्स डे जो है उसको कोमेमोरेट किया गया, सेलिब्रेट किया गया. एक बार कमेंट्स में मुझे लिख के बता दीजिए जो स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं कि आप ये नेशनल फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है. प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अराउंड दिस. कि ओरिजिनेट हुआ था ये 2001 में, वहां से शुरू किया था. किस चीज के लिए किया था? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी. चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? इंडिया फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, जिनका जो टेन्योर था दैट वाज 1979 से 1980. क्यों इनके ऊपर नेशनल फार्मर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज ही इज नोन फॉर एडवोकेसी ऑफ फार्मर्स राइट. तो ये पर्टिकुलर चीज है जो आपका नेशनल फार्मर्स डे को नेशनल फार्मर्स डे बनाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसकी इधर उधर रेफरेंस या रेलिवेंस देखने को मिल जाए बच्चे, है ना? और हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर है दैट इज जो एम्प्लॉयमेंट है इट एम्प्लॉयज नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? और जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है दैट इज 17.17% रफली, राइट? दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर न्यूज अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट. आइए बच्चे आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल आपकी मैरीटाइम विजन 2047. अभी रिसेंटली इसके अराउंड भी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले हमें, राइट? इंडिया एम्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर किसमें? इन मैरीटाइम सेक्टर्स. कौन से? सच एज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग. बांग्लादेश का आपको पता होगा कि शिप रिसाइकलिंग में वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हालांकि उनकी जो लेबर कंडीशंस है वो इतनी कंड्यूसिव नहीं होती है, बट वी कैन लर्न 1 or 2 थिंग्स फ्रॉम आवर नेबर्स, राइट? By 2030, India plans to be among the top 10 maritime nations and top 5 by 2047. ये बच्चे इसका टारगेट है कि by 2030 among top 10 और 2047 में among top 5, राइट? तो इस टाइप के जो प्रीलिम है ना, प्रीलिम के अंदर इस टाइप के सवाल के ऊपर स्टेटमेंट बनाई जा सकती है बच्चे कि which one of the following is not true with respect to maritime vision 2047. That's why this particular thing is important, right? The country intends to enhance cargo capacity holding from 1600 million metric tons to 10,000 million metric tons by 2047. ये इसका एक और टारगेट था. विजन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80 lakh crore in the maritime sector over the next 25 years. See, it can seem unimportant. ये इस टाइप की पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स है कि यार 4 स्टेटमेंट लिखी है, चारों में कोई खास इतना सारा दम है नहीं है ना, किसको हम क्यों याद कर रहे हैं? लेकिन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर से सवाल बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते भी हैं, है ना? वो होते इजी सवाल हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो हमें याद नहीं आता. G20 का सवाल आया था आज से 2 साल पहले, राइट? उसका भी सेम ही था कि अगर आपने इस टाइप की वो जो बेसिक स्टेटमेंट्स है अगर वो पढ़ रखी हैं तो आपका सवाल जो है बहुत ईजी हो जाता है बच्चे. फास्ट ट्रैक में आगे चलते हैं. दैट इज नेक्स्ट इज विकसित भारत बाय 2047. ये भी एक विजन डॉक्यूमेंट है बच्चे. 24-25 के बजट में ये आउटलाइन की थी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू अचीव विकसित भारत बाय फोकसिंग 9 की प्रायोरिटीज दैट एम टू क्रिएट अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन. सी, अब ये 9 की प्रायोरिटीज बच्चे यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दी हैं. दैट मींस इसमें से कुछ चीजें ऊपर नीचे करके गायब करके पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रायोरिटी अंडर विकसित भारत बाय 2047, राइट? इस टाइप से इसके ऊपर सवाल आ सकता है, राइट? तो आप डॉक्यूमेंट जो है उसको डाउनलोड कीजिए, इसको खुद से एक बार पढ़िए कि 9 कौन सी प्रायोरिटी एरियाज है. मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके दे दिया है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का. टेलीग्राम पे जाएंगे आपको तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको एज इट इज वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा बच्चे. इसके साथ साथ में और डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे. आगे चलते हैं बच्चे. नेक्स्ट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, राइट? सो दिस इज एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है बच्चे कि हम अपने पास में आपका पेट्रोलियम का कुछ रिजर्व रखते हैं.
कि इन केस अगर हमारे वर्ल्ड में टाइज रुकते हैं तो हम कितने दिन बिना फ्यूल इंपोर्ट किए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए, पेट्रोलियम इंपोर्ट किए, हम आपके पेट्रोल पंप्स के अंदर नॉर्मल सप्लाई की, जनता को कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो कितने दिन तक आप चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। द रिपोर्ट नोटेड दैट गवर्नमेंट हैड एलोकेटेड 5,000 करोड़ इन द बजट एस्टिमेट, है ना, फॉर फिलिंग अप क्रूड ऑयल रिजर्व्स। ये लिटरली रिजर्व्स ही हैं बच्चे, ये खाली जगह है, बहुत बड़ी खाली जगह है, उसके अंदर आपने रिजर्व्स भर दी और ये बस पड़े हैं वहां पे, राइट, कि कंटिजेंसी में यूज होगा तो यहां से निकाल के यूज कर लिए जाएंगे इन केस अगर ट्रेड डिसरप्ट होता है। इंडिया अपना 85% जो है बच्चे पेट्रोलियम वो इंपोर्ट करता है, राइट, तो इसलिए हमारे लिए ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड SPRs इन अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स एट 3 लोकेशंस। कहां कहां पे ये एस्टैब्लिश्ड है आपके पेट्रोलियम के रिजर्व्स, ठीक है, विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एंड इक्विवेलेंट टू अबाउट 9.5 डेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल कंजम्पशन। 9.5 दिन की कंजम्पशन का अभी हमारे पास में जो है कैपेसिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर दी गई है बच्चे। कौन कौन सी 3 लोकेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है आपको, एक आपके आंध्र प्रदेश में है, राइट, दूसरी आपकी मंगलुरु कर्नाटका में है, और तीसरी भी आपकी कर्नाटका में है, राइट। ये तीनों ये जो चीजें हैं ये आपको जो तीनों ये लोकेशंस हैं ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने इसको ढंग से कवर करना है बच्चे, एटलीस्ट ये याद कर लेना है। वो चौथी लोकेशन डाल देंगे और पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SPR, राइट, तो इस टाइप से आपको इसके ऊपर जो है सवाल देखने को मिल सकता है बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी के ऊपर भी इस बार न्यूज आई। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि हम इस टाइप की न्यूज को क्यों कवर कर रहे हैं अभी। जब आप, ये वीक 4 दिसंबर की न्यूज है बच्चे, तो वीक 4 दिसंबर में क्या होता है कि आपके पूरे साल में जो कुछ हो रखा होता है, जो आर्टिकल्स आए होते हैं वो ना बेसिकली समराइज हो जाते हैं। ऑल दी मीडिया हाउसेज वो थ्रो बैक में चले जाते हैं कि इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, तो ऐसे करके आपके पास में ना जिस्ट आ जाती है पूरे साल की। तो वीक 4 ऑफ दिसंबर इज पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट वीक होता है जिसमें आपको पूरे साल की एक जिस्ट आनी शुरू हो जाती है कि यार क्या क्या हुआ है, राइट। इसके बाद में जब जनवरी शुरू होता है तो उसके बाद में फ्रेश न्यूज आनी शुरू होगी कुछ समय तक, जैसे 26 जनवरी तक तो आपको दिखेगा कि कुछ पुरानी न्यूज आ रही है, राइट, लेकिन फ्रेश मुद्दे आने शुरू हो जाते हैं। दिसंबर वीक 4 में आपको ये क्लियर होता है कि इसके अंदर आपके पास में समरीज आती हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है ना, इस बाकी चीजों में क्या हुआ, बिल्स का क्या बना, पार्लियामेंट का क्या रहा है ना, क्या प्रोग्रेस हुई, आपके देश की GDP की जो कितनी कैसी हालत चल रही है, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है आपको वीक 4 के अंदर देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। जैम ट्रिनिटी पुराना टॉपिक है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसको कि जैम ट्रिनिटी क्या चीज बोल रहा है। जनधन आधार मोबाइल, जो बच्चे नए हैं प्रिपरेशन में, मैं उनको बता देता हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया में जो भी कुछ हुआ है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, जैम ट्रिनिटी। तो इसके ऊपर हमारी एक स्पॉटलाइट पे स्पेशली वीडियो भी है, राइट, आप जाइए इसी चैनल के ऊपर चेक कीजिए, स्पॉटलाइट के ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जैम ट्रिनिटी के नाम से आपको वो टॉपिक मिल जाएगा बच्चे। जनधन योजना है ना, 54 करोड़ अकाउंट ओपन इन जनधन। जैम का क्या मतलब है, J इज जनधन है ना, A इज आधार, प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एंड M इज योर मोबाइल फोन, ताकि आप ये सारी चीजों को जो है एक्सेस कर सके। होता क्या है इससे, फाइनेंशियल इंक्लूजन और आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, करप्शन डिक्रीज होती है। सो ये टॉपिक आपका कुछ इतना ही रहेगा प्रीलिम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट इज द स्माइल प्रोग्राम। अब ये स्माइल प्रोग्राम पर्टिकुलरली क्या चीज है, इसकी एक फुल फॉर्म है, इसलिए ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, अ पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोग्राम। ठीक है, क्यों मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन मेंशन करके दी है, तो वो स्माइल प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपको 4 स्टेटमेंट में और पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्क्रिप्शन सबसे सही है। तो स्माइल प्रोग्राम का क्या चीज है, इट इज अ पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोग्राम। किसके अंदर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके थ्रू लोन मिलेगा, दैट इज आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक बचे। तो इन केस अगर आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर आपका शॉर्ट नोट जो है नहीं बना रखे हैं आपके नोटबुक्स के अंदर, या आपकी इकोनॉमिक्स की जो आपने GS पढ़ा होगा, इट इज टाइम दैट यू मेक इट। आगे चलते हैं बच्चे, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द MSME रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसके ऊपर बच्चे कुछ कुछ बातें आई थी, ये टॉपिक मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक इंडिकेशन रहे कि MSME सेक्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो जब आप उसको स्टैटिक में कवर करोगे बच्चे, है ना, तो बहुत ध्यान से कवर करना। यहाँ पे क्या आया था इस न्यूज के अंदर, यहाँ पे MSME की कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके एक्सपोर्टिंग नंबर्स और ये सब चीजें हैं यहाँ पे, राइट। सो यू प्लीज हैव अ लुक, डॉक्यूमेंट आपको नीचे मिल जाएगा, देयर इज नो पॉइंट कि मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता दूं।
आइए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, दैट इज लाइट हाउस टूरिज्म। लाइट हाउस टूरिज्म का वही मतलब है जो आपको मोटा मोटा दिमाग में अभी समझ में आ रहा है। लाइट हाउस टूरिज्म वो है कि जब आप टूरिज्म को प्रमोट करते हो कि आपके लाइट हाउसेस तक जाएं, टूरिज्म को आपने लेके जाना है लाइट हाउसेस तक। लाइट हाउस को आप कन्वर्ट कर दोगे एक मिनी वेकेशन की तरह, या फिर किसी भी तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, बिकॉज लाइट हाउसेस आर मेड ऑन वेरी पिक्चरेस्क एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस, क्योंकि उनको दूर तक देखना होता है, राइट। लाइट हाउस को उनकी विजिबिलिटी है वो पूरी ऐसे पानी के आसपास रहती है, तो वो टूरिज्म का एक बहुत अच्छा स्पॉट है। इससे होगा क्या, आपका टूरिज्म जो है, राइट, वो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा बच्चे। इस टॉपिक को सिर्फ आप इसी हिसाब से समझिए कि आपका जो टूरिज्म है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, कि आप टूरिज्म को सोचते हो कि यार रूरल टूरिज्म दिखा देते हैं, चलो नेचर वाली दिखा देते हैं, चलो रिलीजियस टूरिज्म कर देते हैं, मेडिकल टूरिज्म भी हो गया। दिस इज अनदर पर्टिकुलर थिंग जो की जा सकती है, विच इज कॉल्ड लाइट हाउस टूरिज्म। देख लेते हैं बच्चे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग किसके पार्ट का, किसकी विजन का पार्ट है बच्चे, इट इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो अभी हमने 2-3 विजन और देखी थी, है ना। साथ में आपका मैरीटाइम इंडिया विजन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका अमृत काल 2047, ये 3-4 ही है, ये ज्यादा नहीं है। और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं, जो ये बड़ी वाली विजन्स है ना, एक नेट जीरो और जो इन्वायरमेंटल वाले हैं उनको छोड़ के, राइट। ये पर्टिकुलर चीजें जो है आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी प्रीलिम पास में आने वाला है, आई वुड सजेस्ट कि इनके 50 to 100 वर्ड, 50 to 75 वर्ड्स के आप शॉर्ट नोट्स जो है इनके ऊपर लिख के रख सकते हो। आई वुड सजेस्ट बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा जो बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहता है यूपीएससी के लिए, फॉर द सिंपल रीजन, बहुत बेसिक उसका लॉजिकल रीजन है कि आपका जो फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर है वो भी कॉमन होता है, इसके साथ में उसका प्रीलिम्स कॉमन होता है, राइट। हेंस आपको प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो है कंसिडरेबल पार्ट देखने को मिलता है बच्चे। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। 1 अक्टूबर 2025 से ये रूल्स लागू होंगे, राइट। क्यों मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इस बिकॉज कि ये पर्टिकुलर चीज होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है ना, और आपके जो बाकी मिनिस्ट्रीज है उनके अंडर नहीं है। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में इसके अंदर बात की गई है। मैं कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे जो है लिख के ले आया हूँ यहाँ पे। यू कैन डाउनलोड दी डॉक्यूमेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए और इसको एक बार वहां से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि प्रीलिम के अंदर इसके अराउंड कुछ सवाल आ जाएं बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफी। हालांकि ये पर्टिकुलर चीज ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमिक्स का एक इंटरसेक्शन बनता है, राइट। इसके अंदर हम फिशरीज को भी प्रमोट करते हैं और साथ साथ में एक गवर्नेंस का पार्ट भी बनता है एक तरह से, कि हाउ थिंग्स आर अरेंज। तो ये टॉपिक ना ट्राई सेक्शन पे आता है कहीं ना कहीं, है ना, बट क्योंकि फिशरीज से रिलेटेड है, ये मत्स्य से रिलेटेड है और इसके अंदर थोड़ी सी फिजिकल लोकेशंस भी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट इन कि आपका मत्स्य सेवा केंद्र को हम ज्योग्राफी का टॉपिक समझ के यहाँ पे पढ़ लेते हैं बच्चे। एमएसकेस क्या है, मत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या होता है, फिशेज, मछली, है ना। मत्स्य का मतलब वही है, संस्कृत वर्ड है ये मत्स्य। मत्स्य माने आपका फिश। एमएसकेस आर वन स्टॉप सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। हेंस मैंने आपको बोला था कि आपके लिए ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैरीटाइम इंडिया विजन। तो उसके अराउंड के ही टॉपिक्स हैं बच्चे ये, राइट। और अमृत काल विजन ये उसके अराउंड के ही टॉपिक्स हैं, उसके सब पार्ट्स आगे आगे फर्दर बनते रहते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये, है ना। उसके बिना शायद हो सकता है कि आपको क्लियर ये पर्टिकुलर चीज ना हो, थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है जब हम इसका शॉर्ट नोट बनाते हैं। दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 102 एमएसके ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि थिसूर, केरला, है ना, नासिक, सांगली, है ना। इन सब लोकेशंस के ऊपर ये पर्टिकुलर आपको एमएसके देखने को मिल रहे हैं। जो मैं बोल रहा था आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, इसके अलावा दे प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो व्हेनेवर यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस उस फील्ड की वहां पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको एक मॉडल्स बना के देने पड़ते हैं जो लोग इसको कर रहे हैं, ताकि वो देख सके कि ऑल राइट दिस कैन बी डन इन अ मोर एफिशिएंट वे। हम इन्वायरमेंट को हार्म करे बिना भी ये पर्टिकुलर चीज कर सकते हैं। हेंस एमएसकेज आर इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं बच्चे।
नेक्स्ट इज इस बार जो न्यूज में आई दैट इज पनामा कैनाल। वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट है, राइट, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ कमेंट किया था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि पनामा कैनाल को पनामा के हवाले कर दिया। ऐसी कोई स्टेटमेंट आई थी और थोड़ा सा हो हल्ला सा हो गया था वर्ल्ड में। इस चक्कर में पनामा कैनाल हमारे लिए जो है एक्टिव हो जाती है। पनामा कैनाल क्या है ये? इट्स अ वाटरवे, कंस्ट्रक्टेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स, कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है? ये वैसे तो बेसिक है, पता होना चाहिए, दैट इज योर अटलांटिक और दूसरा है पैसिफिक ओशन। कहां से? अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू लार्जर वाटर बॉडीज, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो पनामा इस्थमस के थ्रू ये पर्टिकुलर कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी बेटे। लगभग 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है, राइट। जो आपकी सुएज कैनाल है उसके साथ में ही ये उतनी ही इंपॉर्टेंस ये रखता है, बिकॉज ये भी रूट को काफी हद तक कट करता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अगर आप देखते हो तो वहां से ये पर्टिकुलर आपका कैनाल जो है पास करता है। यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, राइट, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है। तो रादर देन गोइंग फ्रॉम हेयर, है ना, शिप्स पास थ्रू हेयर। तो टेक्निकली अगर यहां से भी किसी को यहां पे जाना है, राइट, देन ऑल्सो दे ट्रेवल थ्रू दिस पार्ट। तो अमेरिका के लिए ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है। द कैनाल वॉज एक्चुअली बिल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कब? 1904 से लेके 1914 तक। देखिए, आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि कब आप कैनाल जो बिल्ड है वो कब कब हुई थी, उसका टाइमलाइन कोई नहीं पूछेगा। हाउएवर ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वो आपको बोल देगा कि गांधी का अराइवल, है ना, पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन, एक दो चीजें और लिखेगा और बोलेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, पहले से बाद में लगा दो। तो उस टाइप की चीज के लिए ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना इसको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कहीं मेंटली इंटीग्रेट कर लो कि यार इस समय इंडिया में ये हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था, तो आपको थोड़ा सा इसकी रेफरेंस पॉइंट याद रहेंगी बच्चे। ये एज इट इज कभी काम में नहीं आते हैं, राइट, कि आपको कहीं पे कोई एग्जैक्टली यही पूछ लेगा। ये ऐसे ही प्रीलिम के अंदर काम आते हैं, इधर उधर छुटपुट क्वेश्चन जो होते हैं कि यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया, वैसे वाली चीजें। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट इज, ये आपने वैसे न्यूज में इधर उधर काफी कवर हो चुका है, ये देख लिया होगा, कैन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कैन भी एक रिवर है, बेटवा भी एक रिवर है, और इन दोनों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। ये एक रिवर इंटरलिंकिंग का टॉपिक है बच्चे। Excuse me. The Prime Minister of India laid the foundation stone of the flagship initiative to address the chronic water scarcity plaguing the drought-prone Bundelkhand region। यानी कि ये वाली जो कैन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, ये कहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है? दैट इज योर बुंदेलखंड रीजन। क्या होगा इसके अंदर? कैनाल कंस्ट्रक्शन। द प्राइमरी फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग अ कैनाल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम कैन टू बेटवा रिवर। कैन टू बेटवा रिवर, ये प्रीलिम का पॉइंट है बच्चे, वहां जाकर दिमाग खराब हो जाएगा, आपको याद नहीं आएगा, पढ़ा होगा 50 बार, लेकिन ये चीज भूल जाता है हम इंसान जो है ना, कि कैन से बेटवा में जा रहा है, बेटवा से कैन में नहीं जा रहा, ऐसे वाली चीज है ना। दूसरा क्या है, एक और जो प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रहा है, दैट इज आपका दौधान डैम, राइट। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम है और किस रिवर पे बनेगा, ये कैन रिवर पे बनेगा। और हाइड्रो पावर जनरेशन इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है, वो तो होगी ही, इसके अलावा सोलर पावर जनरेशन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। कैन बेटवा रिवर लिंकिंग, कैन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर सोलर पावर भी इंक्लूडेड है बच्चे। यहां पे आएगा प्रीलिम का सवाल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इनकेस अगर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो तो इस चीज के ऊपर खास ध्यान रखना कि जब आप पढ़ोगे इसको मार्क कर लो किसी तरह आप, राइट। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बच्चे वो कुवैत की विजिट चल रही है, आपको पता होगा, है ना, अब खत्म हो गई है, इंडिया कुवैत की विजिट चल रही है। तो इंडिया कुवैत रिलेशंस अपने आप में जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। इंडिया कुवैत मार्क्स हिस्टोरिकल मोमेंट एज द टू नेशंस एलिवेटेड, ये वो ऐसे वाली बकवास आपको पता ही होती है बच्चे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम में आ सकता है, दैट इज कि इंडिया वेलकम्स कुवैत टू द आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है बाय द वे, राइट। इसके साथ में हम बहुत सारे लोगों को बिटवीन दी ट्रॉपिक्स जो कंट्रीज हैं उनमें हम उनको जोड़ लेते हैं, और इसके बियॉन्ड भी। जब स्टार्टिंग किया था तो हमने बिटवीन दी ट्रॉपिक्स के लिए शुरू किया था। ट्रॉपिक्स माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितनी भी कंट्रीज है, बिकॉज मैक्सिमम सनलाइट यहीं फॉल करती है, इनको हम आईएसए के अंडर लेके आए थे। इंडिया और फ्रांस का ये जॉइंट वेंचर था। बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर जुड़ गई हैं, कुवैत लेटेस्ट हो जाएगी। Next is Asian Cooperation Dialogue highlighted the significance of ACD in the regional
कोऑपरेशन। नौ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे इस केस के अंदर कि चलो बाकी वहां तो चीजें हो रही हैं पढ़ भी लोगे, एसीडी क्या चीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2001 में एसीडी जो है वो इनॉग्रेट करी थी, किस लिए? कैपिटलाइजिंग ऑन एशियाज कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स। जब भी आपको कोई बड़ी चीज करनी होती है ना, तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा एक बहुत अच्छा और पावरफुल टूल रहा है बड़ी रेवोल्यूशंस का, बड़ी चीजों को लेके आने का। हेंस आपका ये एसीडी जो है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और हाईलाइट है दैट कुवैत कॉन्फर्ड इट्स हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना, पीएम जो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको इस पर्टिकुलर टाइटल से ऑनर भी किया गया। तो इनकेस अगर इसके ऊपर कोई न्यूज आती है तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द जीसीसी पार्ट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है इस बार, दैट इज आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10-year एक्शन प्लान फॉर लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेकेड 24 से लेके 2034 ये अडॉप्ट कर लिया है ना। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि आप जो है लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, ध्यान दीजिए एलडीसीज, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्री। लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्री मतलब वो वाली डेवलपिंग कंट्री जिसके आजू बाजू दूसरी कंट्रीज ही हैं, कोई कोस्ट लाइन नहीं लगती है, वो लैंड से लॉक्ड है, राइट, इसका मतलब होता है लैंड लॉक। जनरल असेंबली अडॉप्टेड 10-year एक्शन प्रोग्राम टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस। यूनिक चैलेंजेस कैसे? वो वर्ड थोड़ा कटे हुए होते हैं, राइट, उनके पास में फ्री एक्सेस नहीं होता है। इट बिल्ड्स ऑन वियना प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि आपको 2014 से 24 था, इसके पिछले वाला, राइट, एलडीसी के लिए जो पिछला प्रोग्राम था दैट वाज वियना प्रोग्राम। और दूसरा कौन सा है? एलमेटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है जी, वो आपका कौन सा था? वो 2003 में था, राइट। तो ये भी आपको जो है ये तीन पर्टिकुलर चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दिया जा सकता है, या इसका सिंपली प्रेडिसेसर या इसके अराउंड में कोई भी क्वेश्चन जो है फॉर्म बच्चे किया जा सकता है। आगे चलते हैं। पॉलिटी के अंदर हमारा जो इस बार टॉपिक आया वो मतलब वैसे तो पुराना ही है, ये स्टैटिक का ही मोस्टली पार्ट बनता है ये, बट प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। नाउ मणिपुर ने ये थोड़ा सा बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएआर प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम जो है उसको शुरू कर दिया है दोबारा से, राइट। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पीएआर क्या चीज है? प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। इसके अंडर इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 व्हिच इज पार्ट ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। हालांकि ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा है, ठीक है, तो आपका जब गैसेस होते हैं ना, जब सिक्योरिटी का मुद्दा दिमाग में आता है तो आप फॉरेनर्स एक्ट की तरफ को नहीं जा पाते हो सोचते हुए, राइट। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम है वो फॉरेनर्स एक्ट के अंडर आता है ना। और ये पर्टिकुलर चीज है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम किसको बोलते हैं। आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर और एक दो जगह पे और भी, देयर इज एन इनर लाइन। एक है इंटरनेशनल बॉर्डर, है ना, जो आपका पूरा बॉर्डर लगता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, प्लस देयर इज एन इनर लाइन। इनर लाइन क्या होती है? सरकार उसको एस्टेब्लिश करती है, राइट। इनर लाइन के जिसके अंदर जाने के लिए आपको आईएलपीज लगते हैं, इनर लाइन परमिट्स। अगर आपको नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईएलपी के बारे में एक बार सर्च कर लीजिए बच्चे। सो इनर लाइन और आपका इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच के एरिया को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। और यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं उनको खास तरीके से शिनाख्त इनकी की जाती है। ऑब्वियसली म्यांमार से थोड़ा सा इनफ्लक्स आने के चांसेस होंगे, दैट्स व्हाई पीएआर ये दोबारा से जो है लेके आ गए हैं। आगे चलते हैं बच्चे जी बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस अफेयर्स डीप ओशन मिशन। तो सेंटर ने क्या किया है? इज प्लानिंग टू सेंड ह्यूमन इनटू द डीप सी विद द मिशन लाइकली टू कोइंसाइड विद द ह्यूमन मिशन इन दी अर्ली 2026। कितनी मजेदार बात है, समंदर की गहराइयों में भी वो कह रहे हैं भेजना चाहेंगे, प्लस स्पेस मिशन को ये कोइंसाइड कराना चाह रहे हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डीप ओशन मिशन क्या चीज है। इसके अलावा अंडर वाटर जब भेजना है ना, तो हम कौन सा व्हीकल यूज करने वाले हैं? दैट इज दिस मात्स्य 6000। और 6000 का कुछ मतलब खास मतलब नहीं है यहाँ पे। 6000 का मतलब सिर्फ ये 6000 मीटर्स है ना, तो 6000 मीटर की डेप्थ तक ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो आपका जा सकता है बच्चे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीक 4 ऑफ दिसंबर के अंदर बच्चे इतना ही आया था, ज्यादा न्यूज इसमें आती नहीं है और थोड़ा सा ना जिस्ट वगैरह ज्यादा आती है पूरे साल की, और हम तो पहले से ही कवर करते आ रहे हैं करंट अफेयर्स को। इनकेस अगर आपका पहले वाले करंट अफेयर्स जो है वो थोड़े मिस हो रखे हैं, अगेन आप टेलीग्राम पे जाइए, आपको ये ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स पिछले भी सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्चा।